हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 31 मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम पाकिस्तान। सो ये तो मैं पता है कि जो भी पाकिस्तान के एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया बाय द अपोजिशन पार्टी। अब देखो, हम बात करें ना नो कॉन्फिडेंस मोशन की, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन इंडिया में जैसा है वैसा ही पाकिस्तान में है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान बिफोर द इंडिपेंडेंस एक ही टेरिटरी हुआ करते थे, एंड दोनों ही टेरिटरी रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो हम लोगों ने ब्रिटिशर्स का जो कॉन्सेप्ट था, रूल करने का कॉन्सेप्ट था, ब्रिटिशर्स की दी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, हमने वही चीज अडॉप्ट कर ली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपके पास डायरेक्ट रूल नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर कोई सबसे बड़ा आदमी नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है वो उसके मेंबर्स से आती है, वो उसके पास मेजोरिटी से आती है। तो अगर पार्लियामेंट में किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी है तो वो उस पार्टी का जो भी लीडर होगा, अमंग दी मेंबर्स जो भी लीडर बनेगा, वो प्राइम मिनिस्टर कहलाता है, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहलाता है। एंड सेम गोज विद पाकिस्तान एंड सेम गोज विद इंडिया, जैसे इंडिया में है। तो पाकिस्तान में हुआ क्या, पाकिस्तान में भी कोविड के समय और रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के चलते पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ गया और इकोनॉमिक डाउनफॉल आ गया, जिसके चलते जो पाकिस्तान की अपोजिशन है उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया इन दी पाकिस्तान नेशनल असेंबली, वो पाकिस्तान का पार्लियामेंट का नाम है। एंड उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन में उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की जो अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसके पास मेजोरिटी नहीं है। ये रियलिटी भी है, क्योंकि इमरान खान की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंसाफ, उसके पास मेजोरिटी नहीं है। अराउंड 150 मेंबर्स हैं, मेजोरिटी के लिए 172 मेंबर्स चाहिए होते हैं। एंड वन मोर थिंग, उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करी थी विद दी हेल्प ऑफ सम रीजनल पार्टीज, लेकिन उन रीजनल पार्टीज ने अपना अब जो समर्थन था, सपोर्ट था, वो वापस ले लिया है एंड वो अपोजिशन के साथ जुड़ गए। तो अभी वोट काउंट में ये पता लगा कि अराउंड 175 मेंबर्स ने सपोर्ट किया है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, और अभी पाकिस्तान की जो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर है उनका सपोर्ट 164 मेंबर्स ने किया, जिससे ये पता लगता है कि अभी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने अपनी मेजोरिटी लूज कर दी है इन दी पाकिस्तान नेशनल असेंबली। और जो बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना है कि जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे वो शहबाज शरीफ होंगे। नवाज शरीफ, अगर आपने सुना हो तो नवाज शरीफ के ये यंगर ब्रदर हैं एंड बिजनेसमैन भी हैं, शरीफ ग्रुप के वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेंबर भी हैं। इस और ये अब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं, ऐसा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है। मूविंग फर्दर, सो कल बिम्स्टेक की वर्चुअल मीटिंग थी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, समिट थी, नॉट मीटिंग, समिट। एंड तो अच्छा, हमेशा याद रखना, समिट जब भी समिट हो, समिट का मतलब होता है सबसे सुप्रीम, सबसे ऊपर। तो अगर समिट हो रही है तो समिट इज अ मीटिंग जहां पर उस कंट्री का जो सबसे बड़ा पर्सन, हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट, वो पार्टिसिपेट करता है। मीटिंग में कोई भी आ सकता है, मीटिंग में कोई किसी का रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। मान के चलो जैसे कि मीटिंग हो रही है, बिम्स्टेक की अगर मीटिंग होती तो हो सकता था प्राइम मिनिस्टर भी ज्वाइन कर सकते थे, हो सकता है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से भी काम बन जाता। ओके, सो समिट अगर कभी भी लिखा गया तो इसका मतलब है कि उसमें द हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है कंट्री के, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बिम्स्टेक की समिट हुई और बिम्स्टेक की समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड वन ऑफ द मेजर इकोनॉमिक कंट्री, लार्जर इकोनॉमिक कंट्री अमंग द बिम्स्टेक, ये कहना था इंडिया का कि हमें चार्टर ऑफ बिम्स्टेक को अडॉप्ट करना चाहिए। एंड चार्टर ऑफ बिम्स्टेक को अडॉप्ट करने का मतलब ये है कि हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, इन सब पे फोकस करना चाहिए, और जिससे हमारी जो रिलायबिलिटी है ऑन दी वेस्टर्न नेशन वो कम हो जाएगी। जिसमें आगे चलकर अगर कोई पैंडेमिक आता है, ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो जैसे में कोविड जैसी सिचुएशन आती है जहां पर सप्लाई चेन डिसरप्शन देखने को मिला था, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पूरी तरीके से खत्म हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डाउनफॉल आया था, वो चीज ना हो सके। मूविंग फर्दर, सो सुप्रीम कोर्ट सेज के कि भाई आशीष मिश्रा को जो बेल ग्रांट करी है ना, जो बेल ग्रांट करी है, जिस जज ने बेल ग्रांट करी है, हमें उसको मॉनिटर करना। मॉनिटरिंग जज अर्ज यूपी टू अपील इन दी
आशीष आशीष मिश्रा's bail. So it's something about कि सुप्रीम कोर्ट के जो बेसिकली उत्तर प्रदेश जो रिटायर्ड जज हैं अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, वो मॉनिटर करेंगे लखीमपुर खीरी वाले इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, ये चीज उन्होंने बोली है, सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सी बात बोली है। हुआ क्या, पहले इंसिडेंट समझ लो तो समझ में आएगा, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया बीच में। सो इट्स अबाउट कि अभी आशीष मिश्रा को बेल ग्रांट कर दी गई थी, है ना। जब आशीष मिश्रा को बेल ग्रांट कर दी गई तो अपोजिशन का ये कहना था कि भाई जुडिशरी ने ना बहुत प्रेशर डाला है, बहुत प्रेशर डाला है जुडिशरी के ऊपर, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल डिफरेंस देखने को मिला, क्योंकि आशीष मिश्रा के जो फादर हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम मिनिस्ट्री हैं। इसी के चलते उनको बेल ग्रांट इजीली मिल गई, लेकिन ऐसे केस में बेल ग्रांट नहीं की जाती जिसमें 8 लोगों की जान चली गई। इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सी बात बोली है कि आप ऐसा करो, आप एक रिटायर्ड जज अपॉइंट करिए और रिटायर्ड जज जो है वो मॉनिटर करेगा आशीष मिश्रा के बेल वाले केस में कि आशीष मिश्रा को बेल ग्रांट कैसे हुई। ठीक है, चलो मूविंग फर्दर। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, यूनियन कैबिनेट ने अनाउंस कर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्टाफ है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, उनके डियरेंस अलाउंस में 3% का इंक्रीमेंट कर दिया गया, मतलब सैलरी बढ़ गई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। ओके, मूविंग फर्दर, हमें स्टेट न्यूज नहीं पढ़नी है, सिटी न्यूज नहीं पढ़नी है, मूविंग टुवर्ड द स्टेट न्यूज। सो व्हाट हैपेंड, तो कल असम के चीफ मिनिस्टर ने असम के लेजिस्लेटिव असेंबली में अनाउंस किया, बता दिया कि एनआरसी की जो अपडेटेड एक्सरसाइज है, उस अपडेटेड एक्सरसाइज में किसी भी पर्सन की डेथ नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारी एनजीओ ने डेटा कलेक्ट किया और उन डेटा में यह बताया गया कि अराउंड 60 पीपल लोगों की डेथ हुई थी इन दी एनआरसी अपडेट एक्सरसाइज में। बट उस चीज को, उस डेटा को जो चीफ मिनिस्टर है असम के, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि किसी भी पर्सन की या किसी भी कोई भी लाइफ लॉस्ट नहीं हुई है एनआरसी के अपडेट एक्सरसाइज में। अच्छा, ये न्यूज एक जगह नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। एंड इट्स अबाउट कि दिल्ली मेट्रो का अभी चीफ कौन है। ठीक है, सो अभी रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने विकास कुमार को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन का। ओके, अच्छा एक काम आपका इसमें ये है कि हु इज द फादर ऑफ दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो का फादर किसको बोला जाता है, चलो मैं आई विल गिव यू एन हिंट। वो केरला से बिलोंग करते हैं एंड कुछ समय पहले वो केरला बीजेपी के एक तरीके चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी थे। जब भी केरला के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन थे तो वो केरला में जब इलेक्शन थे तो बीजेपी केरला के वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी रहे थे। ओके, एंड यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट पर्सन इन द कमेंट बॉक्स। मूविंग फर्दर, सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट को सिंपल सी बात बोली है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, लाइक फेसबुक हो गया, आपका ट्विटर हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, उन सब प्लेटफॉर्म्स को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। ये सेंटर ने हाईकोर्ट को रिप्लाई किया, क्योंकि एक हाईकोर्ट के पास क्वेश्चन था। हाईकोर्ट के पास क्वेश्चन ये था कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, क्या वो अकाउंटेबल होंगे हर चीज को लेकर, इंडिविजुअल की फ्रीडम को लेकर, इंडिविजुअल की लिबर्टी को लेकर। इस चीज को लेकर हाईकोर्ट ने रिप्लाई मांगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिंपल सी बात बोली कि अगर हमें अपने सिटीजन्स के और इवन दी पीपल के, जो भी इंडिया में रह रहे हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करना है, तो उसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वो अकाउंटेबल होने पड़ेंगे। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, सो हुआ क्या, अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने एक काम किया। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी हमेशा तो बोलती रहती है कि एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, किसी गवर्नमेंट ऐसे पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए एग्जीक्यूटिव फंक्शन में जो जिसकी जो 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 किसी पार्टी की तरफ झुका हुआ हो। इस चीज को लेकर आम आदमी पार्टी ने क्या किया, अभी दिल्ली इलेक्शन कमीशन में कमिश्नर अपॉइंट किया, जिनका नाम है आपका विजय कुमार देव, जो कि फॉर्मर दिल्ली चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। ठीक है, सो देखा जाए तो जो कि फॉर्मर दिल्ली चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, उनको दिल्ली गवर्नमेंट ने अब दिल्ली इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। इस चीज को लेकर बीजेपी के एक मेंबर हैं, वो आपके हाईकोर्ट चले गए एंड हाईकोर्ट में उन्होंने पिटीशन यही डाली है कि जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो अपॉइंटमेंट गलत है। उसका मेन रीजन ये है, उन्होंने बोला है कि यहां पर चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट करना शोज के आम आदमी पार्टी चाहती है कि फ्री इलेक्शंस ना हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना हो। इस चीज को लेकर दिल्ली गवर्नमेंट ने डिफेंड किया है अपने मूव को कि भैया
जो पर्सन है, जो दिल्ली चीफ सेक्रेटरी है विजय कुमार देव, उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो ड्यू डिटेल्ड एंड इन डेप्थ कंसिडरेशन के साथ दिया गया एट हाईएस्ट लेवल. मूविंग फर्दर अगेन ऑन द स्टेट न्यूज. सो कैलकाटा हाईकोर्ट के एक जज हैं, उन्होंने लेटर लिखा टू द कैलकाटा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एंड टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है, और लेटर में उन्होंने ये चीज लिखी कि मैंने एक जजमेंट दिया था एंड जजमेंट इज अबाउट के ग्रुप सी, ग्रुप डी एंड टीचर्स के रिक्रूटमेंट में करप्शन हुआ है. एंड इस चीज को लेकर मैंने सीबीआई को डायरेक्ट किया था कि भाई सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करे और एक्यूज को पकड़े और ये पता लगाए कि भाई कितने लेवल पर या फिर हुआ भी है करप्शन कि नहीं हुआ. तो मैंने ऑर्डर दिया था सीबीआई को. ये जज का कहना था कि मैंने एक समय ऑर्डर दिया था, अपने जजमेंट में बोला था टू एन ऑर्डर द सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन टू इन्वेस्टिगेट इन द केस ऑफ करप्शन इन द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स ग्रुप सी एंड ग्रुप डी स्टाफ. इस चीज को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में ही एक डिवीजन बेंच बनी. मतलब डिवीजन बेंच का मतलब है जिस बेंच ने जजमेंट दिया था फॉर द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन उससे हायर बेंच बनी. उस हायर बेंच ने उस ऑर्डर को, सीबीआई के डायरेक्शन के ऑर्डर को रोक दिया, स्टे लगा दिया. एंड जिसने ऑर्डर दिया था ना, जिस जज ने ऑर्डर दिया था अपनी बेंच में, उन्होंने बोला, सीजीआई को लेटर लिखा, कलकत्ता हाईकोर्ट के सीजे को लेटर लिखा और यह बोला गया कि मेरे हाथ बांधे जा रहे हैं और मुझे अपने काम करने से रोका जा रहा है, मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है कि भाई आप गवर्नमेंट का साथ दें और सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर ऐसे स्टेप्स ना लें जिससे स्टेट गवर्नमेंट खुश ना हो. उन्होंने ओपनली ये लेटर लिखा हुआ है. मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द स्टेट न्यूज अगेन. सो व्हाट हैपेंड, इसरो ने एक एक प्रोजेक्ट सेटअप किया है, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है एंड द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज नेटवर्क फॉर स्पेस ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, मतलब नेत्र प्रोजेक्ट. अब ये नेत्र प्रोजेक्ट का काम क्या है, हुआ क्या, अभी अगर आप ये देखो, अब अगर आप, तो ये अर्थ है, ये अर्थ का आउटर पार्ट है ना, ये अर्थ का आपको दिखा रहे फ्रॉम दी स्पेस. ये पार्टिकल्स दिख रहे हो, व्हाट इज दीज, सो दीज आर दी डैब्रिशेस, मतलब सैटेलाइट्स हैं, बहुत सारे डैब्रिशेस हैं और ये यहां पर अर्थ पे देखो. तो अब इसरो की सैटेलाइट जो है ना, इसरो के एसिड जो हैं, जो स्पेस में है, एसिड्स मतलब सैटेलाइट्स हैं, आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो इसरो के हैं वहां पर, उन पे एक एक तरीके से एक थ्रेट लटका हुआ है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दीज डैब्रिशेस, अगर ये डैब्रिशेस गलती से उस इसरो के एसिड के साथ टकरा गए तो वो एसिड तो इसरो का खराब हो जाएगा, है ना. ठीक है, तो इस चीज को लेकर इसरो क्या कर रहा है, इसरो ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, नेत्र प्रोजेक्ट, जिसके चलते वो लोग ऑर्बिटल डैब्रिशेस को ट्रैक करेंगे एंड और उस चीज को ट्रैक करने के बाद ये समझ जाएंगे कि इस पोजीशन पर उनको इसरो का एसेट या इसरो की सैटेलाइट नहीं भेजनी है ना. ये चीज, इस चीज के लिए प्रोजेक्ट आ रहा है कि आगे चलकर इसरो के जो एसेट्स हैं उस पर खतरा ना, खुद पे खतरा ना आए, वो इसरो के एसेट्स पे कोई थ्रेट ना आए. ठीक है, एंड इस चीज को करने के लिए उन्होंने बोला है कि हम लोग नए रेडार्स एंड ऑप्टिकल टेलीस्कोप सेटअप करने वाले हैं, जिससे हम लोग पता लगा जा सकता है कि जो डैब्रिशेस है वो डैब्रिशेस कहां पर सिचुएटेड है, कहां पर किस ऑर्बिट में घूम रहे हैं. मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द एडिटोरियल न्यूज. तो एडिटोरियल में आज हमारे 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट वन, जिसका मैं वेट खुद कर रहा था, इट्स अबाउट दी, अभी लोकसभा में प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन बिल जो प्रेजेंट किया गया, मतलब जिसमें सीआरपीसी आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 जो प्रेजेंट किया गया लोकसभा में, वो, एंड इट्स अबाउट दी, अभी आपके अरब नेशन से रिलेटेड है. अभी हुआ क्या, इजिप्ट, यूएई, बहरीन, मोरक्को एंड इजराइल में अभी एग्रीमेंट हुआ है, उस चीज को लेकर है, इसको अपन पढ़ेंगे. एंड थर्ड वन, इट्स अबाउट दी गिग वर्कर्स मतलब जोमैटो वालों को लेकर इस चीज को पढ़ने वाले हैं. इसका अपन ओवरव्यू लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको है क्या ये. चलो, फर्स्ट विल डिस्कस दी आइडेंटिटी एंड प्राइवेसी है क्या. अभी यूनियन गवर्नमेंट का लेटेस्ट प्रपोजल था और पास भी किया गया लोकसभा बिल भी प्रेजेंट किया गया, एंड द नेम ऑफ द बिल इज क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2020. अब ये बिल यूनियन गवर्नमेंट को इनेबल कर देगा फॉर द कलेक्शन ऑफ बायोमेट्रिक एंड बायोलॉजिकल डेटा फ्रॉम प्रिजनर्स.
पहले क्या था, पहले आप फिजिकल मेजरमेंट लेते थे, फोटोग्राफ्स लेते थे, फिंगरप्रिंट्स लेते थे, लेकिन अब आप क्या लोगे, बायोमेट्रिक भी लोगे, बायोलॉजिकल डेटा भी लोगे आपके प्रिजनर से। ठीक है। और अगर हम बात करें तो जो फोटोग्राफ्स लेने का है, फिंगरप्रिंट्स लेने का जो है, ये सेंचुरी ओल्ड पुराना प्रैक्टिस है। कॉलोनियल लॉ, कॉलोनियल लॉ लेके आया था ये वाला प्रैक्टिस इन द ईयर 1920। लेकिन अब यूनियन गवर्नमेंट का कहना है कि हम लोग नई चीज प्रपोज कर रहे हैं विद दी विद दी हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। जिसके चलते हम लोग आपका पाम इंप्रेशन लेंगे, सिग्नेचर भी लिया जाएगा, आपके फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स भी लिए जाएंगे, जिससे फर्दर क्राइम्स को हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है। लेकिन बहुत सारे मेंबर्स का ये कहना है, लोकसभा के मेंबर्स का ये कहना है कि ये जो बिल है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट था, जिसमें प्राइवेसी डिक्लेयर की गई थी एज अ फंडामेंटल राइट, केएस पुट्टुसामी, उसके अगेंस्ट में है। ठीक है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का भी वायलेशन करता है। एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 3 सेज टू प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम द फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, एंड बेसिकली इट सेज राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब आपको अपने ही खिलाफ विटनेस नहीं बनाया जाएगा, आप अपने स्टेटमेंट के बेसिस पर ही आपको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, क्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा आपको। ठीक है। और भी अदर कंसर्न्स हैं, और भी अदर कंसर्न्स जैसे कि है कि भाई ये डेटा है, ये प्रिजर्व किया जाएगा, शेयर किया जाएगा, डिसेमिनेट हो सकता है, डिस्ट्रॉय भी हो सकता है ना, तो आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी। एंड ये भी चीज बोला गया, दिस बिल जो है विल अलाउड टू प्रिजर्व द डेटा फॉर 75 ईयर्स। और ये भी बताया गया इसमें कि अगर उस पर्सन को अगर डिस्चार्ज कर दिया गया या एक्विट कर दिया गया, तो उस डेटा को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ऐसा यूनियन कैबिनेट का कहना था, यूनियन कैबिनेट का कहना था। अब देखो, अगर सेल्फ इंक्रिमिनेशन का अगर आपको और समझना है, तो आप ये बोल सकते हो जैसे कि सेल्फ री क्रिमिनलाइजेशन हो गया, सेल्फ एक्यूजेशन हो गया, सेल्फ कन्फेशन हो गया, एडमिशन हो गया, कंसेशन हो गया, कन्फेशन हो गया, ये सारी चीजें है ना। मतलब आप अपने ही अगेंस्ट बोल रहे हो कि भाई मैंने क्राइम किया, दैट इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन। बाकी जो अगर हम ओवरऑल समझें तो ओवरऑल जो कंसर्न दिखते हैं वो है आपका प्राइवेसी, और दूसरा जो है सेफ्टी ऑफ डेटा। गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करे, लेकिन अगर वो डेटा लीक हो गया तो भाई लोगों की प्राइवेसी ब्रीच होगी, है ना। और एक तरीके से डेटा जो प्रोटेक्शन करना था, उस चीज को लेकर आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो गवर्नमेंट का यही कहना है, इस चीज को रोकने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ लेके आना पड़ेगा विद दी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। अगर उसको कोई ब्रीच करता है तो उसको स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दी जाए। ओके। एंड फिर आगे ये भी चीज बताया गया कि भाई 1920 का जो लॉ है, जिसमें फिंगरप्रिंट्स और आपके फिजिकल मेजरमेंट्स लिए जाते थे, बेसिकली वो उन कन्विक्ट्स के लिए जाते थे, जे उन उन लोगों के लिए जाते थे जिनको पनिशमेंट मिली है फॉर द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर और अबव। ठीक है। मतलब मिनिमम आपको 1 ईयर की पनिशमेंट मिली है, तब जाके आपके फिंगरप्रिंट्स और फोटो या आपका फिजिकल मेजरमेंट लिया जाएगा। अगर आपको एक साल से कम पनिशमेंट मिली है, इम्प्रिजनमेंट मिली है, तो फिर नहीं लिया जाता था आपका। ठीक है। यही चीज बताएगी। फिर आगे होता ने यही बोला है कि ये बिल कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज ये अरेस्ट एक्टिविटीज को बढ़ा देगा। प्रोटेस्टर्स जो है उनको अरेस्ट किया जाएगा, उनका डेटा कलेक्ट कर लिया जाएगा। इनोसेंट पीपल जो है अ, उनको भी फंसाया जा सकता है ना। हो सकता है ग्रेव चार्जेस भी आपके ऊपर लगा दिए जाएं, उसका रिस्क बढ़ रहा है। सो ऑथर का फिर लास्ट में यही कहना है कि सबसे पहले हम स्टैंडिंग कमेटी फॉर डीपर स्क्रूटनी के लिए भेजना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी के पास रेफर करना चाहिए फॉर दी डीपर स्क्रूटनी, कि डीपर स्क्रूटनी किया जाए इसमें, एंड तब जाके ऐसे लॉस को इनेक्ट किया जा सके। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज। सो इट्स अबाउट आपका शिफ्टिंग सेंस। अब शिफ्टिंग सेंस जो है, ये बेसिकली अरब नेशंस की कंडीशंस को बता रहा है कि भाई अरब नेशंस में क्या होता है, क्या नहीं होता है। देखो, रिसेंटली हुआ क्या, अभी आपको थोड़ा समझाएं तो, अभी ये थोड़ा इसराइल से रिलेटेड है, क्योंकि अगर आप मिडिल ईस्ट का अगर आप मैप देखोगे तो मिडिल ईस्ट में होता क्या है। मिडिल ईस्ट में अगर आप देखोगे ना, तो मिडिल ईस्ट में मेजॉरिटी ऑफ दी जो कंट्रीज हैं वो इस्लामिक कंट्रीज हैं। एक्सेप्शन एक है, वो है इसराइल। और इसराइल की कभी भी आपकी सीरिया से आपकी सॉरी इसराइल की कभी भी इजिप्ट से, जॉर्डन से, इराक से नहीं बनी, इवन सऊदी अरेबिया से भी नहीं बनी। लेकिन सऊदी अरेबिया से रिलेशंस अच्छे इसी वजह से रहे क्योंकि सऊदी अरेबिया एक बहुत अच्छा अलाय है यूएस का, और यूएस का एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन है इसराइल के साथ, बिकॉज ऑफ दिस।
तो अभी हुआ क्या, अभी बताया जा रहा है इस एडिटोरियल में, लिखा जो गया वो लिखा गया अबाउट दी इजराइल यूएई हिस्टोरिक डील के बारे में। ठीक है, सो इजराइल एंड यूएई जो है वो अभी एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए जहां पर वो हिस्टोरिक पीस डील साइन करेंगे एंड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नॉर्मलाइज कर देंगे बिटवीन दी टू कंट्रीज। उस चीज को बताया गया। अब देखा जाए तो अरब नेशंस में बाकी इजिप्ट ने भी बोल दिया है कि हम लोग नॉर्मलाइज कर देंगे डिप्लोमेटिक रिलेशन। यूएई ने भी बोल दिया है, और सऊदी अरेबिया का भी अनाउंसमेंट बाकी है, और इराक का भी बाकी है। तो दो मेजर नेशंस का भी बाकी है। बाकी बहुत सारे नेशंस ने बोल दिया है कि हम लोग अब इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लेंगे और डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो सेटअप कर लेंगे। अब इससे प्रॉफिट क्या है? देखो, साउथ सॉरी नॉट साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया की हम बात करें तो सेंट्रल एशिया में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम है स्टेबिलिटी को लेकर है। स्टेबिलिटी को लेकर है और वेस्टर्न इंटरफेरेंस को लेकर है। वहां पर बहुत ज्यादा वेस्टर्न इंटरफेरेंस है, इन दी इराक, इन दी ईरान, इन दी आपका यूएई में अब कम है क्योंकि यूएई इकोनॉमिकली बहुत वाइबल हो चुका है और बहुत सारे वेस्टर्न नेशंस यूएई पे डिपेंडेंट है बिकॉज ऑफ ऑयल, इवन ऑन सऊदी अरेबिया। लेकिन इजिप्ट हो गया, आपकी बहुत सारी चीजें हो गई, तो वेस्टर्न नेशंस बहुत डिपेंडेंट, बहुत बहुत ज्यादा उनका डोमिनेंस क्रिएट करने की बात करते हैं। और एक ईगो क्लैश भी है कोल्ड वॉर का, आपका यूएई और यूएई, आपका सॉरी नॉट यूएई, यूएसएसआर और यूएस के बीच में कोल्ड वॉर से चला आ रहा है ईगो। एंड उनका यही कहना था कि भाई पहले यूएसएसआर का ये कहना था कि जिसका मिडिल ईस्ट पे कब्जा हो जाए, उसका अगर कब्जा हो गया तो एक तरीके से जो एशिया से रूट है टुवर्ड्स दी यूरोप, उस पर कैप्चर हो जाएगा, है ना, स्विस कैनाल जिसको हम बोलते हैं। तो एक फाइट रही, और उस फाइट के चलते एक तरीके से बहुत सारी कंट्रीज में जो स्टेबिलिटी थी वो स्टेबिलिटी खराब हो गई, लाइक सीरिया, यमन। सो दीज आर द एग्जांपल कि यूरोपियन इंटरफेरेंस, वेस्टर्न इंटरफेरेंस के चलते ये चीज खराब हुई है। सेंट्रल एशिया की जो एक तरीके से पीस थी, स्टेबिलिटी थी, वो खराब हुई है। लेकिन उस चीज को वापस से रिस्टोर किया जा रहा है, और रिस्टोर करने का एक ही तरीका क्या है, वो है कि अगर इसराइल के साथ अच्छे रिलेशंस हो गए अदर मुस्लिम्स कंट्रीज, अदर इस्लामिक कंट्रीज में, और इसी कॉन्सेप्ट पेरिटोरियल यही लिखा गया है कि इसराइल ने अभी यूएई के साथ हिस्टोरिक डील साइन करी है, एंड दोनों कंट्री जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो आपके नॉर्मलाइज कर देंगे। एंड एक चीज हमेशा याद रखना कि आपका अभी इजिप्ट ने भी साइन कर लिया, इजिप्ट ने भी साइन कर लिया है, और आपका 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 यूएई ने भी साइन किया, बहरीन ने भी साइन किया, और ओमान ने भी साइन किया। सो दीज आर दी नेशंस, और अभी मोरक्को भी जुड़ गया है। सो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम, जिन्होंने हिस्टोरिक डील साइन करी थी, अभी नहीं है, पहले थे, बेंजामिन नेतन्याहू, एंड जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने ये डील साइन करी थी। मूविंग फर्दर, नाउ द नेक्स्ट एडिटोरियल, इट्स अबाउट द रेस टू बॉटम फॉर गिग वर्कर्स। अब ये है क्या? देखो, अभी हुआ क्या, अभी रिसेंटली जो जोमेटो के सीईओ हैं दीपेंद्र गोयल, उन्होंने अनाउंस किया कि जोमेटो जो है ना वो एक और नया कॉन्सेप्ट लेके आने वाली है। वो है क्या? 10 मिनट्स डिलीवरी फॉर दी कस्टमर्स, फूड डिलीवरी फॉर दी कस्टमर्स, जिसके चलते बहुत सारे कंसर्न्स रेज हो गए, बहुत सारे क्वेश्चंस राइज किए गए अबाउट द नेचर ऑफ डिलीवरी प्लेटफॉर्म, अबाउट द इम्पैक्ट ऑन डिलीवरी वर्कर्स, उस चीज को लेकर। ठीक है, अब देखा जाए तो उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग दो कॉन्सेप्ट रखेंगे, एक होगा 10 मिनट डिलीवरी, एक होगा 30 मिनट डिलीवरी। अब उसमें उन्होंने खुद बताया भी, क्या जोमेटो ने पूरे एक्सप्लेन किया कि भाई किचन प्रिपरेशन टाइम इतना लगेगा, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल इतना लगने वाला है, एवरेज टाइम ट्रेवल इतना लगने वाला है। लेकिन यहाँ पर ऑथर ने बोला कि देखा जाए तो सुनने में अच्छा लगता है कि भाई खाना अगर 10 मिनट में आपके पास आ जाए तो कितना अच्छा है ना, 30 मिनट जहां लगते थे अब आपको 10 मिनट्स लग रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। लेकिन बताया गया कि गिग वर्कर्स के ऊपर कितना प्रेशर आ जाएगा, उनके सेफ्टी को लेकर हम लोग कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि एक गिग वर्कर्स, जोमेटो डिलीवरी पार्टनर्स के ऊपर एक प्रेशर होगा कि अगर आपको टाइमली डिलीवर करना होगा, अगर आपने टाइमली डिलीवर नहीं किया तो भाई हो सकता है कि उनकी सैलरीज को कट डाउन किया जाए, उनके रेम्यूनरेशन से कट डाउन किया जाए, जो भी लॉस हो कंपनी को या रेस्टोरेंट को। इस चीज को लेकर गिग वर्कर्स के ऊपर प्रेशर रहेगा फॉर दी फास्ट डिलीवरी को लेकर, एंड फास्ट डिलीवरी को लेकर हो सकता है कि रोड रेज वाले केसेस हो जाए, रोड एक्सीडेंट के केसेस बढ़ जाए। तो इसी चीज को लेकर ऑथर ने यहाँ पर एडिटोरियल लिखा गया है ना। उनका जो मेन फोकस है वो गिग वर्कर्स को लेकर, गिग वर्कर्स की सेफ्टी को लेकर रखा। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट,
एंड आई विल रिकमेंड ये आप खुद पढ़ें. सो दिस वन इज अबाउट असम मेघालय बाउंड्री डिस्प्यूट. दो चीजें पढ़नी है. पहला क्वेश्चन ये है, हाउ डिड द बाउंड्री डिस्प्यूट स्टार्ट. ठीक है, तो हुआ क्या. 1970 में अनाउंस किया गया कि असम से एक स्टेट बनाया जाएगा मेघालय. एंड मेघालय बनाया गया था ऑन दी बेस्ड ऑन दी एक्ट ऑफ असम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय एक्ट ऑफ 1969. मेघालय ने उसको कंसिडर नहीं किया. मेघालय ने बोला कि भाई कुछ एरियाज ऐसे हैं जो मेघालय के अंदर आने चाहिए, नहीं कुछ मेघालय के अंडर में आने चाहिए, लेकिन वो असम के कंट्रोल में है, जो कि गलत है, क्योंकि वहां पर जो ट्राइब्स है वो मेघालयन ट्राइब्स है, घासी ट्राइब है, जैंतिया ट्राइब्स है, जो कि मेघालय स्टेट में कैलकुलेट होने चाहिए, मेघालय स्टेट्स में आनी चाहिए. इस चीज को लेकर डिस्प्यूट रहा. था तो एक बहुत बड़ा एरिया, लेकिन 2011 में अनाउंस किया गया बाय दी बोथ दी गवर्नमेंट कि ये जो डिस्प्यूट है वो सिर्फ 12 सेक्टर तक रह गया है. एंड फाइनली कल हमने न्यूज में पढ़ा कि असम के चीफ मिनिस्टर, मेघालय के चीफ मिनिस्टर, इन दी प्रेजेंस ऑफ होम मिनिस्टर, उन्होंने 6 सेक्टर को लेकर पीस डील साइन कर ली है. ठीक है, ये चीज बताया गया. तो ये पूरा पढ़ना. फिर ये वाला पढ़ना कि हाउ वाज द आइस ब्रोकन. आइस ब्रोकन कैसे हो, मतलब व्हाट आर दी स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, जिससे जो 6 डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, 6 डिस्प्यूटेड जोन्स हैं, उनमें डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया. और रिमेनिंग 6 कैसे होंगे. मूविंग फर्दर अगेन ऑन दी नेशनल न्यूज. सो कल आपके 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 फॉरेन आपके जर्मनी के फॉरेन एंड सिक्योरिटी एडवाइजर आए थे. एंड फॉरेन सिक्योरिटी एडवाइजर ने कल मुलाकात करी हमारे एनएसए से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से, एंड डिस्कस समथिंग अबाउट द यूक्रेन सिचुएशन. एंड इशू यही था कि सारे कंट्रीज की एक ही वॉइस होनी चाहिए यूक्रेन वॉर को लेकर. सो जो आपके जर्मनी के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, फॉरेन सिक्योरिटी एडवाइजर, उनका यही कहना है कि हमारे और जर्मनी और इंडिया में बहुत कॉमनैलिटी दिखती है अबाउट दी फ्रेंडशिप को लेकर, एंड एक कॉमन वॉइस होगी यूक्रेन वॉर को लेकर. कॉमन वॉइस यही है कि यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है वो जल्दी से जल्दी रुक जाए. मूविंग फर्दर. सो दिस समथिंग अबाउट कि कश्मीरी फाइल मूवी की वजह से ना अभी बहुत सारे केसेस जो हैं और जो एक्यूज थे कश्मीरी पंडित एक्सोडस को लेकर, कश्मीरी पंडित मास मर्डर्स को लेकर, उन लोगों के अगेंस्ट जो केसेस थे, उन केसेस को अब फ्रेश हियरिंग स्टार्ट की जा रही है. सो लेकिन इससे एक दो चीजें समझ में आती हैं. ठीक है, इट्स अ गुड थिंग. ठीक है, जिनको जस्टिस नहीं मिला उनको जस्टिस मिलना चाहिए, बट देयर इज वन मोर पॉइंट कि क्या किसी पर्सन को जस्टिस मिलने के लिए मूवी बनाना जरूरी है क्या, मतलब मूवी दिखाना जरूरी है. हम लोग ने कभी कश्मीरी पंडित को लेकर कभी डिस्कस नहीं किया. हमने न्यूज़पेपर कब से पढ़ रहे हैं, कभी कश्मीरी पंडित को लेकर कभी इशू नहीं आया, कश्मीर एक्सोडस को लेकर कभी इशू नहीं आया. फैक्ट है, हुआ था. लेकिन उसको लेकर गवर्नमेंट कभी भी, इवन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 2014 से है, उन्होंने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया कश्मीरी पंडित के रिवाइवल को लेकर. हाँ, कश्मीर को रिवाइवल को लेकर उन्होंने काम किया. उन्होंने 2019 में अनाउंस किया था उन्होंने, और 2019 से लेकर कल होम मिनिस्ट्री की एक इंफॉर्मेशन भी आई कि अराउंड 39 होम्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं फॉर द कश्मीरी पंडित्स को लेकर. 39 प्रॉपर्टीज जो है वो आउटसाइड कश्मीर लोगों ने खरीदी है. लेकिन और एक काम भी स्टार्ट है गवर्नमेंट का कि कश्मीरी पंडित के हाउस को, जो हाउसेस उन्होंने अबैंडन कर दिए थे 1991 में बिकॉज ऑफ द एक्सोडस, उसको फिर से रिस्टोर किया जा रहा है और उन्हीं फैमिली मेंबर्स को दिया जा रहा है. लेकिन क्वेश्चन फिर से वही अराइज होता है कि क्या लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मूवी बनानी चाहिए क्या, मूवी बनाना जरूरी है क्या. क्योंकि अभी ऐसा कॉन्सेप्ट चल रहा है, मतलब अगर आप ये देखोगे, सो स्टॉक मार्केट में बूम आया था 2021 में. उसका मेन रीजन ये था क्योंकि वेब सीरीज आई थी. ठीक है, आपका स्कैम 992 आया था, इसके चलते आपका स्टॉक मार्केट बूम आ गया. सब लोग अब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने लगे. लोगों को अब नॉलेज भी नहीं है तब भी लगाते हैं पैसा कि स्टॉक मार्केट में पैसा है. सो दिस शोज के इंडिया में लोगों में अभी भी कितने लोग अभी दे आर नॉट एजुकेटेड लिटरेट है बट नॉट एजुकेटेड. क्योंकि लिटरेसी एंड एजुकेटेड में डिफरेंस होता है. लिटरेट कोई भी हो सकता है. अगर आपको एबीसीडी आती है, 1 2 3 आता है, अल्फाबेट्स आते हैं, नाउ यू आर लिटरेट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट. ठीक है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा आप लिटरेट है, बट एजुकेटेड होने में बहुत डिफरेंस होता है. मूविंग फॉरदर, तो कंसर्न होना चाहिए. ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई इशू हमें राइज करना है
तो उस चीज को लेकर हम हमारे पास डॉक्यूमेंट्री या मूवी बननी चाहिए। अवेयरनेस होनी चाहिए हर चीज को लेकर, हर हर इंसिडेंट को लेकर। मूविंग फर्दर, सो इट्स अबाउट अगेन गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट का यही कहना है, क्वेश्चन आज चल रहा है अभी, तो क्वेश्चन यही पूछा गया कि क्या सोशल मीडिया यूजर्स को वेरिफिकेशन को लेकर कोई लॉ है। तो इस चीज को लेकर मिनिस्टर का रिप्लाई था कि नहीं, जो सोशल मीडिया के यूजर्स हैं उनको हम वेरीफाई वेरीफाई नहीं करते, उसको वेरिफिकेशन को लेकर कोई लॉ नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि हम लोग उनकी प्राइवेसी और उनकी सेफ्टी इंपॉर्टेंस रखते हैं लॉ से ज्यादा। मूविंग फर्दर, सो झारखंड में एक बिल को परमिशन मिल गई है इन दी झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड इट्स अबाउट के झारखंड में अब एससी की जो लिस्ट है उसको अपडेट किया जा रहा है और भी शेड्यूल कास्ट के लोगों को इंक्लूड किया जाएगा। मूविंग फर्दर, सो पासवान फैमिली, उनको एविक्ट किया जा रहा है उनके बंगलों से। उसका मेन रीजन ये है कि बंगलो रहने के लिए था, ना कि उनकी खुद की पार्टी का हेडक्वार्टर्स बनाने के लिए। इसके चलते जो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अनाउंस कर दिया है, उन्होंने ऑर्डर दे दिया है कि जो बंगलो है आपकी जो लोक जनशक्ति पार्टी को मिल रखा था उसको जल्दी जल्दी इविक्ट कराया जाए। Moving further on the next page, so what happened? 4 government-run film units को merge कर दिया गया in the National Film Development Corporation, and these 4 आपके government-run units कौन से हैं? Film Division, Directorate of Film Festivals, National Film Archives of India and Children Film Society, इन सबको merge कर दिया गया into the National Film Development Corporation के साथ। पूछा गया क्यों? उसका आंसर यही मिला है क्योंकि बहुत सारे एक्टिविटीज जो है ओवरलैप हो जाती हैं, उस चीज को रोकने के लिए, एंड फॉर द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द पब्लिक रिसोर्सेस। मूविंग फर्दर, सो सर्जियो लैवरॉव जो है कल सॉरी सर्जियो लैवरॉव जो है वो अभी चाइना में है, एंड उन्होंने चाइना में अफगानिस्तान को लेकर बात करी, अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर बात करी, अफगानिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है उसको कैसे स्टेबलाइज किया जाए उसको लेकर बात करी, और यूक्रेन को लेकर भी बात हुई होगी। बट इंपॉर्टेंट ये है कि अभी लैवरॉव जो है, सर्जियो लैवरॉव फॉरेन मिनिस्टर, वो आज इंडिया की विजिट पर है। वो आज इंडिया में आएंगे और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से, अपने काउंटर पार्ट से मुलाकात करेंगे। मूविंग फर्दर, बिजनेस न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद द स्पोर्ट्स न्यूज। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।